हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अभिमन्यु करियर पॉइंट। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम जो करने वाले हैं वो है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़, राइट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे थर्ड एस्टेट पे। सारे जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज हो गए थे, टेथ, टैली, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो मोनार्क सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, जो लुइस 16 है उनके पास ऐसे कोई राइट नहीं था कि वो डायरेक्टली किसी पे भी टैक्स इम्पोज करते, ठीक है। कभी भी कोई भी टैक्स इम्पोज करना होता था तो एक मीटिंग होती थी। कौन सी मीटिंग होती थी? एस्टेट जनरल की, ठीक है। कौन सी मीटिंग बोलते हैं हम? एस्टेट जनरल, ठीक है। इस मीटिंग में क्या होता था? ये जो लास्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी ये कब हुई थी? 1614 में, ये भी याद रखना। कभी भी मोनार्क सिस्टम में, मोनार्क सिस्टम होता है जब किंग क्वीन का रूल होता है, कभी भी किसी किंग या क्वीन को कोई भी न्यू टैक्स इम्पोज करना होता है तो एक मीटिंग होती है, उसे हम बोलते हैं एस्टेट जनरल मीटिंग। तो यही मीटिंग लुइस 16 ने भी ऑर्गेनाइज की थी। कौन से? लास्ट हुई थी 1614 में, और अब जो नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड होने वाली थी वो कब हुई? 5 में 1789। जी हाँ, उस दिन क्या हुआ? एस्टेट जनरल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की होती है, तो आपको पता है कोई भी न्यू टैक्स, कोई भी न्यू चेंज आना हो कंट्री में तो ये मीटिंग हेल्ड करी जाती है। अब इसमें हुआ क्या? तीनों एस्टेट के लोग आए। हमने बात की थी ना पिछले वीडियो में, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और हमारे थर्ड एस्टेट। तीनों एस्टेट से लोग आए। फर्स्ट एस्टेट से कितने लोग आए? 300। सेकेंड एस्टेट से कितने लोग आए? 300। और थर्ड एस्टेट से कितने आए? 600। क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी थी? थर्ड एस्टेट की। अब रूल ऐसा था कि अगर वोटिंग होती है एस्टेट जनरल की मीटिंग में, अगर जब भी वोटिंग होगी तो इंडिविजुअल वोट नहीं होगा। वोट कैसे होगा कि 300 बंदा, फर्स्ट एस्टेट के पास एक वोट होगा, सेकेंड एस्टेट के पास एक वोट होगा और थर्ड एस्टेट के पास एक वोट होगा। अगर आप पॉपुलेशन देखो तो थर्ड एस्टेट की ज़्यादा है, राइट, और फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट की दोनों को मिला के इतनी पॉपुलेशन है। तो हुआ क्या? वहाँ पे टैक्सेस की बात हुई उस एस्टेट जनरल की मीटिंग में। तो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे वो आपस में मिल गए, जो नोबल पर्सन थे और जो क्लर्गी थे वो आपस में मिल गए, और उन्होंने क्या किया कि जितने भी टैक्सेस इम्पोज करने हैं वो कौन सी एस्टेट पे करने चाहिए? थर्ड एस्टेट पे। तो अब थर्ड एस्टेट के लोगों ने आवाज़ उठाई। क्या आवाज़ उठाई? कि अगर वोटिंग होएगी तो हमें क्या चाहिए? सिंगल पर्सन सिंगल राइट चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल पर्सन सिंगल राइट, कि एक बंदे के पास एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि पूरी थर्ड एस्टेट के पास एक वोट है, पूरी सेकेंड एस्टेट के पास एक वोट है और पूरी फर्स्ट एस्टेट के पास एक वोट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल पर्सन के पास सिंगल वोट करने का अधिकार होना चाहिए। तो फर्स्ट, अब ये जो है हमारे मोनार्क लुइस जी, वो माने नहीं इस बात को, तो थर्ड एस्टेट वालों ने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटेस्ट। तो 5 मई 1789 को ये मीटिंग दोबारा हुई थी, ठीक है, एस्टेट जनरल की मीटिंग। और उस दिन क्या हुआ था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब इन्फ्लुएंस कैसे हुए लोग? इन्फ्लुएंस ऐसे हुए कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी रूसो की, राइट, जीन जैकस रूसो। उन्होंने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमने बात की थी कि मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट थी वो बुक, कि उन्होंने क्या बोला था कि मोनार्क सिस्टम एंड कर देना चाहिए। तो उन्होंने सेम बुक में ये भी लिखा था, ही वॉज अ फिलोसोफर, उन्होंने सेम बुक में ये भी लिखा हुआ था कि हर बंदे के पास, हर इंसान के पास 1 वोट का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, राइट टू वोट होना चाहिए। जो इन लोगों ने, थर्ड एस्टेट लोगों ने, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए जीन जैकस रूसो से, और उन्होंने ये चीज़ अपनाई, राइट। और उन्होंने क्या बोला कि 1 पर्सन शुड हैव 1 वोट। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई है सबको? ओके, अब हमने पढ़ा कि स्टेट जनरल की मीटिंग हुई और लोग क्या हो गए? जो गुस्सा हो गए थर्ड एस्टेट के लोग, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि 1 पर्सन 1 राइट चाहिए।
तो वो लोग क्या चले गए, मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए, ठीक है, मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए और उन्होंने तभी से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और 28 जून 1789 में क्या हुआ, जो वर्सेली का ग्राउंड था, वहाँ पे एक इंडोर ग्राउंड था, वहाँ पे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो इकट्ठे हो गए, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक न्यू असेंबली बनाई और उसका क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली। उन लोगों की मांग क्या थी, थर्ड एस्टेट वालों की मांग क्या थी, वो क्या मांग रहे थे कि सारा जो पावर्स है वो मोनार्क के पास नहीं होना चाहिए, वो किंग या क्वीन के पास नहीं होनी चाहिए, लुइस 16 के पास सारी मोनार्क पावर्स नहीं होनी चाहिए, लिमिट करनी चाहिए पावर्स को, या फिर पावर्स को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बेसिकली वो क्या कह रहे थे कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं उनको क्या करना है, ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, 28 जून 1789 वर्सेली के इंडोर प्ले एक ग्राउंड था, वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थर्ड एस्टेट के लोग और उन्होंने उस जगह को, वहाँ पे काफ़ी लोग, और उन्होंने एक असेंबली बनाई, ठीक है, और उसका क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली। अब जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया कि फ़िलासफ़र्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ऐसे ही दो बंदों ने इस नेशनल असेंबली को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और हैरानी की बात यह है कि वो लोग थर्ड एस्टेट से नहीं बिलोंग करते थे। सबसे पहले जिन्होंने नेशनल असेंबली को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो थे हमारे मिराबियो, ठीक है। ये कौन थे मिराबियो, ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, ठीक है, सेकेंड एस्टेट से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया थर्ड एस्टेट को। इन्होंने न्यूज़पेपर में, मीडिया में, हर जगह बताया कि मोनार्क सिस्टम को क्यों एंड होना चाहिए और थर्ड एस्टेट इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, बट इन्होंने बहुत साथ दिया, ठीक है, जो लीड कर रहे थे इस नेशनल असेंबली को। नेक्स्ट थे हमारे अबे सियेस, ठीक है, ये दोनों हमारे फ्रेंच नाम हैं, ठीक है, और इन्होंने एक पैम्फलेट छपवाया, ठीक है, और उस पैम्फलेट में क्या बताया, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, सबसे ऊपर टॉपिक दिया व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, और बताया कि ये जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्लर्गीज, प्रीस्ट, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और ये हमारी कौन सी एस्टेट से बिलोंग करते थे, फर्स्ट एस्टेट से, एंड ही वॉज अ प्रीस्ट। तो इन्होंने क्या पैम्फलेट में लिखा, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। ओके, सो हमने अभी बात की कि एक पैम्फलेट छपाया गया न्यूज़पेपर पे, व्हाट्स द थर्ड एस्टेट, ठीक है, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। तो इसके बाद क्या हुआ, लोग जो थे नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे वो अपने अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कि मोनार्क सिस्टम ऐसा ख़त्म होना चाहिए, पावर को लिमिट करना चाहिए। पर दूसरी साइड क्या हुआ, जो पेजेंट्री क्लास है हमारी, थर्ड एस्टेट में पेजेंट्स भी आते हैं, वेदर कंडीशन इतनी हार्श हो गई फ्रांस में, ठीक है, इतनी ज़्यादा वेदर कंडीशंस हार्श हो गई कि जो जितनी भी क्रॉप्स थी वो क्या होगी, सारी फेल हो गई, ठीक है। एक तो आपको इतने टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, ऊपर से भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, सारी जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल फेल हो गई, जितनी भी हमारी क्रॉप्स वगैरह थी वो ख़त्म हो गई। तो जो थर्ड एस्टेट के पेजेंट्री लोग हैं, जो हमारे पेजेंट्स थे, वो क्या हो गए, एंटी हो गए। किसके एंटी हो गए, हमारे फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के, इनके क्या हो गए, एंटी हो गए। पेजेंट्री में क्या, पेजेंट लोगों में क्या फैल गया, जैसे एक जगह अगर हमने बाई चांस ऐसे मजाक में भी अगर हम कोई चीज़ बोल देते हैं वो धीरे धीरे करके फैल जाए तो कहीं ना कहीं वो एंटी बन सकती है। अब पेजेंट्स में भी ये हुआ, एक विलेज में किसी ने, इंसान ने बात कर दी होगी कि ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने करवाया है, जो भी वेदर कंडीशन है, ठीक है, उस टाइम पे हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, तो पेजेंट लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, बहुत ज़्यादा एंटी हो गए, किसके, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के, और उनके घर चले गए उनको मारने, ठीक है, वहाँ के एक लोग थे वहाँ उनके घर पहुँच गए मारने, और इस डर से बहुत सारे नोबल पर्सन भाग गए, बहुत ज़्यादा नोबल पर्सन भाग गए। और फिर क्या हो गया, लुइस 16 को इस बारे में पता चला कि क्रॉप फेल हो गई, और क्रॉप फेलियर का जिम्मेवार किसको ठहराया गया, हमारे फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के। तो लुइस 16 ने 4 अगस्त 1789, ये वाली डेट प्लीज़ याद रखिएगा, 4 अगस्त 1789 को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, थोड़ा सा चेंज लेके आए। क्या चेंज लेके आए कि अब से कोई भी टिथ, टैली, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स
कौन नहीं पे करेगा? थर्ड एस्टेट नहीं पे करेगा, ठीक है। पेजेंट्स को अगर काम करना है वो खुद का काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस पहले मिले हुए थे अब वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। जो भी क्लर्गीज़ को 10% ऑफ देयर एग्रीकल्चर टैक्स दे रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इस डेट को बहुत बड़ा चेंज आया था फ्रांस में, मोनार्क सिस्टम को बहुत एक झटका लगा था। तो लुई 16 ने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ गया था। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे इसके बाद क्या हुआ। आउटब्रेक तो हमें पता चलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हुआ। आउटब्रेक तो हमने डिस्कस कर लिया कि लोग क्यों परेशान हुए। पहले तो लोग परेशान थे कि उनसे टैली टैक्स ले रहे थे, ठीक है। अब उनकी क्रॉप खराब हो गई है, इतना कुछ हो गया है, वोटिंग का अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू वॉच और इसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और अपने थॉट्स प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।